वर्ष 2025 में भारत ने 166 बाघ खोए हैं और इसकी सबसे असल वजह है जगह की कमी। सबसे ज्यादा बाघ भारत ने मध्य प्रदेश राज्य में खोए हैं, जहां पर बाघों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बाघों की बढ़ती संख्या खुद उनके लिए एक खतरा बनती जा रही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। वर्ष 2025 के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसके अनुसार भारत ने 166 बाघ खोए हैं, जो वर्ष 2024 के मुकाबले 40 संख्या अधिक है। वर्ष 2024 में भारत ने 126 बाघ खोए थे। अगर आप बाघों की संख्या देखें तो भारत में वर्ष 2022 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार 3682 बाघ हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 75% बैठता है। दुनिया में जितनी बाघ आबादी है उसका लगभग 75% के बराबर है ये बाघ आबादी। और इसमें से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत में बाघों की संख्या उनकी मृत्यु के कारण एक नकारात्मक ट्रेंड को भी प्रस्तुत करती है। यानी ये एक पैराडॉक्स है, एक विडंबना है। अगर सबसे अधिक बाघों की मृत्यु देखें तो वो सबसे ज्यादा वर्ष 2025 में 55 बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है, 38 बाघ महाराष्ट्र में खोए गए हैं और साथ ही 13 बाघ केरला ने खोए हैं और 12 बाघ असम ने खोए हैं, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको सबसे बड़ी वजह जानना चाहिए। उस वजह को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसके बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो उसकी सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो मनीष कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस फीस पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इंग्लिश का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो इंग्लिश में होगा। साथ ही आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का भी एक्सेस इस कोर्स के माध्यम से रहने वाला है। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है, तो इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8750187501। चलिए अब बाघों की संख्या किन कारणों से कम हो रही है उसको जान लेते हैं। सबसे बड़ी वजह है टेरिटोरियल फाइट, या आप कह सकते हैं जगह की कमी के कारण होने वाला जो फाइट होती है बाघों के बीच। और टेरिटोरियल फाइट जब आपको देखने को मिल रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस को देखें तो एक अडल्ट मेल बाघ को टोटल कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, सामान्यतः किस क्षेत्र में वो सामान्यतः विचरण करता है, उसको 60 से लेकर के 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इतने क्षेत्रफल में वो सामान्यतः गमन करता है। साथ ही जो फीमेल टाइगर होती है वो 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में गमन करती है। टाइगर अपने क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से चिन्हों के माध्यम से संकेत करता है कि यह क्षेत्र उसका है? वो अपने पद चिन्हों के माध्यम से करता है इस बात का संकेत, साथ ही अपने मूत्र के माध्यम से करता है और रोरिंग के माध्यम से भी वो इस बात का संकेत करता है कि यह क्षेत्र उसका है। ये सामान्यतः उसकी प्रक्रिया रहती है। जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है उससे हो क्या रहा है कि ये अपने कोर क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इससे फाइट बढ़ती है और जब फाइट बढ़ती है तो जो कमजोर बाघ होते हैं या कमजोर शावक होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। सामान्यतः आप ये भी जानते हैं कि जो एक शावक है वो 20 महीने तक अपनी मां के पास रहता है, उसके बाद नए क्षेत्र की तलाश में दूसरे जंगल में जब जाता है तो उसकी फाइट होती है और अगर वो कमजोर है तो उसको एक तरह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो अलग अलग जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, यानी जितना प्राकृतिक रूप से वो बाघों की संख्या को वहन कर सकते हैं उससे ज्यादा संख्या बाघों की हो गई है।
ये सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है, संतृप्ति बिंदु का ये मतलब होता है। जैसे आप कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 के आंकड़े के अनुसार 785 टाइगर हैं, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वो ये बताता है कि 200 से 250 जो टाइगर हैं वो अपने कोर रिजर्व से बाहर गमन कर रहे हैं। इसी प्रकार से कर्नाटका में 563 टाइगर हैं, 80 से 90 टाइगर फ्रिक्वेंटली कोर एरियाज के बाहर जा रहे हैं। उत्तराखंड में 560 टाइगर हैं, 150 से 180 जो टाइगर हैं वो अपने रिजर्व से बाहर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, असम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आप ये देखिए कि कितने बड़े राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि जो कोर एरिया है, जो उनका एरिया निर्धारित है टाइगर के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उससे बाहर वो गमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो टाइगर रिजर्व हैं, चाहे मध्य प्रदेश में आप देखिए कि सबसे ज्यादा टाइगर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और वर्ष 2026 की जो गणना होने वाली है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होने वाला है, उसमें ये संख्या और बढ़ सकती है। तो जब संख्या बढ़ रही है और दूसरे क्षेत्रों में गमन होता है तो मानव और पशु संघर्ष होता है, टाइगर्स का संघर्ष होता है, साथ ही फाइट भी बढ़ती है। अगर एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश करते हैं तो उससे फाइट भी बढ़ती है। साथ ही जब टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश करते हैं तो वो किसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉरिडोर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मानव बस्तियां भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पर कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण भी मानव पशु संघर्ष में एक वृद्धि होती है, दूसरे पशुओं से भी किसी न किसी प्रकार का खतरा रहता है। तो इन सारी वजहों से क्या है कि हमें टाइगर्स की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे शावक जो है वो मृत्यु के प्रति प्राकृतिक कारणों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जो शावक हैं, जो बाघों के बच्चे हैं, वो ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। एक बाघ का जो शावक है वो सामान्यतः 20 महीने तक अपनी मां के साथ रहता है। उसके बाद वो नए क्षेत्र में, जन्म स्थान से नए क्षेत्र में प्रवेश करता है। जो उनका जन्म स्थान होता है उससे नए क्षेत्र में प्रवेश करता है, और नए क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसे अपनी टेरिटरी निर्धारित करने में संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष कई बार बहुत लंबा होता है, उसकी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो ये जो सारे कारण है, ये मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इसमें आप एक केस स्टडी भी ले सकते हैं। केस स्टडी ले सकते हैं आप मध्य प्रदेश की। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप वर्ष 2014 के आंकड़े को देखेंगे तो वर्ष 2014 के आंकड़े में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 308 बाघ थे मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बाघों की संख्या बढ़कर के अब वहां पर कितनी हो गई, 785 हो गई है, जो कि 60% की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। जबकि उसके अधिकांश टाइगर रिजर्व सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और इनमें भी जो आप वर्ष 2025 का आंकड़ा देखेंगे तो 2025 में वहां पर 55 मौतें हुई। 2024 में हम देखेंगे वहां पर 47 मौतें हुई मध्य प्रदेश में। 2023 में लगभग 44 मौतें वहां पर हुई थी। ये 2025 में जो 55 मौतें हुई हैं, इनमें से 38 मौतें ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से हुई हैं, 10 मौतें पोचिंग के कारण हुई हैं। लेकिन इन जो 10 मौतें पोचिंग के कारण हुई है, उसमें से 7 मौतें ऐसी हैं जो कि जंगली शुअर के लिए जाल बिछाया गया था और उसमें बाघों के उलझने के कारण मौतें हुई हैं। जबकि इसके अलावा जो 7 मौतें हैं वो इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण हुई है, बिजली का करंट लगने की वजह से हुई है। तो अगर आप इस तरह से विश्लेषण करते हैं तो आपको एक ठीक अंदाजा भी होगा कि किस प्रकार से ज्यादातर जो मौतें हैं वो प्राकृतिक कारणों से हो रही हैं और दूसरे अन्य कारण भी मौजूद हैं। तो जब भी हम बाघों को संरक्षित करने से संबंधित नीति का निर्माण करें तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। और जो संख्या में कमी हो रही है वो तो आप जानते ही, वे सारे कारण आपको बताए गए हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि आवास भी लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। आवास क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कों का चलना, सड़कों का जाल बिछना, साथ ही रेलवे लाइन बिछाना, शहरीकरण का लगातार विस्तार होता जा रहा है, जिससे मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है। तो ये सारे कारण भी बाघों की संख्या में कमी का एक वजह बन रही हैं। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया बाघ अनुमान की। जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होने जा रहा है तो उसकी शुरुआत 5 जनवरी से तमिलनाडु से हो रही है। ठीक है, 5 जनवरी से तमिलनाडु से हो रही है। तमिलनाडु में वर्ष 2022 के आंकड़े के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या है वहां पर 306। अब ये जो एस्टिमेशन होने जा रहा है, इसमें हम किस तरह की गणना करेंगे? हम बाघों की गणना करेंगे, बाघों के साथ जो इसके
सह प्रेडेटर हैं उनकी भी गणना करेंगे। सह प्रेडेटर में आप देखेंगे कि तेंदुआ आ जाएगा, ढोल आ जाएगा, लकड़बग्घा आ जाएगा। सह प्रेडेटर की गणना करेंगे और जो इनके शिकार है, प्रे है, उनकी भी गणना करेंगे। जैसे इसके शिकारों में गोर आ जाता है, बार्किंग डियर आ जाता है, चीतल आ जाता है और साथ ही सांभर, इन सभी की गणना की जाएगी। गणना किस प्रकार से की जाएगी? कैमरा ट्रैप के माध्यम से जगह जगह स्थानों पर, विशेष तौर से जहां से सामान्यतः बाघ गुजरते हैं वहां पर कैमरा लगाया जाएगा। जो जल स्रोत हैं उनके पास कैमरे लगाए जाएंगे। सामान्यतः इस तरह से हम बाघों की गणना कर लेते हैं, क्योंकि बाघ, इस कैमरे में बाघों की स्ट्राइप्स आ जाती हैं, जो उनकी पट्टियां हैं, जो उनकी धारियां हैं वो आ जाती हैं। और ये जो पट्टियां हैं ये हर बाघ की विशिष्ट होती है। हर बाघ पर एक अलग धारी होती है, उसका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। तो इससे हम बाघों की एक निश्चित संख्या को जान सकते हैं। इसी प्रकार से जेनेटिक सैंपलिंग भी की जाएगी। जेनेटिक सैंपलिंग के माध्यम से हम बाघों के बाल को, बाघों के मल मूत्र को इकट्ठा करते हैं और अगर उनकी त्वचा का कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसको भी इकट्ठा किया जाता है और इससे हमें आनुवंशिक विविधता का पता चलता है और साथ ही हम बाघों की संख्या का भी इससे अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही एक होता है लाइन ट्रांजेक्ट। लाइन ट्रांजेक्ट, इसके माध्यम से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं जंगल में और उस पर सीधे चलते हैं। या तो बाघ हमें दिख जाता है या उसके पदचिन्ह हमें प्राप्त हो जाते हैं, मलमूत्र प्राप्त हो जाता है, तो उससे भी हम बाघों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही एक आपने सुना होगा एम स्ट्राइप्स, जो कि मोबाइल बेस्ड एक सिस्टम है बाघों के, ये इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस होता है टाइगर की मॉनिटरिंग का। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, मोबाइल बेस्ड सिस्टम है। इससे हम बाघों की संख्या का बेहतर तरीके से निगरानी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इन सारे सिस्टम के माध्यम से हम बाघों की संख्या का पता लगाएंगे और इनका प्रयोग बाघों के प्रबंधन में भी किया जाता है। ये जो टाइगर एस्टिमेशन किया जा रहा है तमिलनाडु में, ये कौन कौन से टाइगर रिजर्व में किया जाएगा? वहां स्थित जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम है, श्रीविल्लीपुथुर जो एक टाइगर रिजर्व है, श्रीविल्लीपुथुर, और साथ ही एक है मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। वहां पर ये 5 टाइगर रिजर्व में एस्टिमेशन किया जा रहा है। भारत में टाइगर रिजर्व, भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी और इसके अंतर्गत हमने बाघों का संरक्षण करने और बाघों के आवास का संरक्षण करने के लिए अलग अलग टाइगर रिजर्व बनाए। भारत में भी टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर के 58 हो गई है और इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसके माध्यम से हम बाघों और बाघों के आवासीय क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है। तो इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्ष 2006 में भारत में जो टाइगर की संख्या थी वो केवल 1411 बची थी और इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2022 में अब टाइगर की संख्या 3682 हो गई है। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की बहुत ही विशिष्ट भूमिका रही है। लेकिन अब कई कारणों से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आवास की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो इसका एक समाधान ये हो सकता है कि भारत लगातार जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे अपने यहाँ जो टाइगर रिजर्व है, उनकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाए, आवास को बढ़ाए, ताकि इस संख्या को ठीक प्रकार से कंजर्व किया जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके और मानव वन्य जीव संघर्ष को भी रोका जा सके। इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में वर्ष 2022 में बाघों की कुल संख्या 3682 थी। कथन 2 है, भारत में विश्व के लगभग 85% बाघ पाए जाते हैं। आपके सामने कोट क्या है? दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों कथन सही है लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, कथन 1 और कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और डी ऑप्शन है, दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।